दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जहां पे हम आपको बताने का ट्राई करेंगे कि अगर हम सितंबर क्वार्टर में बात करें कि एफआईआईज ने कौन से स्टॉक्स में अपनी ओनरशिप को परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया, उन स्टॉक्स का नाम क्या है और वो क्या बिजनेस करते हैं। थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पे एफआईआईज ने बहुत ज्यादा बाइंग की है और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पे एफआईआईज ने काफी ज्यादा सेलिंग की है। अगर हम जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग को सितंबर के क्वार्टर की शेयर होल्डिंग के साथ कंपेयर करते हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि क्या अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। चलिए कम टाइम लेते हुए हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और सबसे पहले बात करते हैं उस स्टॉक की जहां पे एफआईआईज ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी ओनरशिप को सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो ये बैंकिंग सेक्टर से निकल के आती है और इसका नाम है बंधन बैंक। दोस्तों, जून क्वार्टर के एंड की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो बंधन बैंक का, तो उस टाइम पे एफआईआईज के पास बंधन बैंक का 14.5% के आसपास का स्टेक था। लेकिन अगर मैं सितंबर क्वार्टर के एंड की बात करता हूं कि एफआईआईज के पास कितने परसेंट स्टेक है, 14.5% से बढ़ के 32% पे जा चुका है। मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने अपनी ओनरशिप को 17.75% से बढ़ाया है एक क्वार्टर के अंदर। दोस्तों, बंधन बैंक के अगर हम शेयर प्राइस की बात करते हैं तो करंटली 320 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूं तो माइक्रो फाइनेंसिंग का ये एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे अर्ली डेज में यहां पे लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट के अंदर। और जब बंधन बैंक का आईपीओ आने वाला था तो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स ने जाके बहुत अच्छे तरीके से इसमें हिस्सा लिया और इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 700 रुपीज को भी टच किया था। लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे को आना स्टार्ट हुआ। एक टाइम पे ये 75% नीचे आके 180 रुपीज के आसपास अपना बॉटम बनाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर इसने अच्छी रिकवरी दिखाते हुए करंटली 323 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, बंधन बैंक के अगर मैं मार्केट कैप की बात करता हूं तो इसका मार्केट कैप 55,000 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा बोला जाता है कि बंधन बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक है इंडिया का, क्योंकि ये स्मॉल चंक में लोन देता है और वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है, जिसकी वजह से जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करते हैं, एनुअल रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो बंधन बैंक का जो टॉप लाइन है, जो इनका रेवेन्यू है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट में भी इन्होंने ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन जब से कोविड सिचुएशन आया था तो बैंक के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था। बैंक लगातार नीचे को आना स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद इसका शेयर प्राइस काफी नीचे चला गया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर एफआईआईज ने यहाँ पे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इससे क्या निकल के आता है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ी सी अपनी एक अच्छी रिसर्च कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, बात करता हूं दूसरी कंपनी की, तो दूसरी कंपनी B2B ई कॉमर्स साइट है जिसका नाम है इंडिया मार्ट। अगर हम वहां पे शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो सितंबर के एंड में एफआईआईज के पास इस कंपनी का 21% से ज्यादा का स्टेक था। अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करता हूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे 6.5% का जंप देखने को मिलता है, क्योंकि जून क्वार्टर के एंड में इसकी ओनरशिप का ऑलमोस्ट 50% एफआईआईज के पास था, जो अभी बढ़ के 21% हो गया है। इंडिया मार्ट की अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों, इंडिया मार्ट के अगर हम करंट शेयर प्राइस की बात करते हैं तो करंट शेयर प्राइस इसका कुछ दिन पहले ही 5,000 रुपीज को क्रॉस करके ऊपर निकल गया है। पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 140% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब कि इस कंपनी ने निफ्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है, जिसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 2100 के आसपास होता था एक साल पहले, जो अभी 5,000 से ऊपर जा चुका है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया मार्ट के जून के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल हुआ था अगर हम उसको 2019 के जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि तब उनका प्रॉफिट था 32 करोड़, जो अभी बढ़ के 70 करोड़ से ऊपर जा चुका है, जिसने एक पॉजिटिव इनपुट के रूप में काम किया था इसके शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने में। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत नेगेटिविटी थी और बहुत ऐसी कम कंपनीज थी जिन्होंने जून के क्वार्टर में इतना अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया था,
जिसके बाद इसका शेयर प्राइस लगातार ऊपर को भागना स्टार्ट हो गया था। ईयर ऑन ईयर भी इंडिया मार्ट ने एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर। और अगर मैं आपको एक और अच्छी चीज बताने का बात करता हूं तो इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, मतलब कि डेट बहुत कम है, जिसके चलते ये एक और पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर निकल के आता है। लेकिन अगली कंपनी पे मूव करने से पहले मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च कर लें, अपने रिस्क को देख लो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। दोस्तों मैं बात करता हूं तीसरी कंपनी की, जिसका नाम है जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 1400 से बढ़ के एकदम से 6000 पे चला जाता है और 6000 से नीचे आके करंटली 36 से 3700 रुपीज पे आ जाता है। मतलब कि काफी अच्छा रोलर कोस्टर राइड रहा है इनके इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहां पे एक न्यूज निकल के आई थी जिसके बाद ये शेयर लगातार नीचे को आना स्टार्ट हो गया था, जब इनके प्रमोटर्स ने बोला था कि वो अपने शेयर को बेचने वाले हैं। लेकिन वो न्यूज कैसी थी उसके बारे में अलग वीडियो में डिटेल के में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस न्यूज ने एक इनपुट का काम किया, जिसके बाद इस कंपनी में लगातार लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। उसका शेयर प्राइस नीचे आता था ऑलमोस्ट 3600 रुपीज के लेवल पे आ गया फ्रॉम 6000 रुपीज। तो दोस्तों जीएमएम फॉडलर की अगर हम बात करते हैं तो जून क्वार्टर के एंड में एफआईआई के पास इस कंपनी का सिर्फ 1% के आसपास का स्टेक था, जो करंटली बढ़ के ऑलमोस्ट 6.5% पे जा चुका है एक क्वार्टर के अंदर ही। मतलब कि पिछले कुछ टाइम में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है जीएमएम फॉडलर्स के अंदर थ्रू एफआईआई। दोस्तों बात करता हूं फोर्थ कंपनी की, जिसका नाम है ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी का अगर मैं डिटेल में बात करूं तो मार्च जब कोविड सिचुएशन पीक पे था, इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपीज के आसपास का था, जो अभी बढ़ के 165 रुपीज पे जा चुका है। और अगर मैं इसके बिजनेस की बात करता हूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये काम करती है कंपनी। इसके अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 190 करोड़ का है, जो इसको बना देता है एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। दोस्तों अगर हम इसके रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी का रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि थोड़ी सी रिसर्च करें अगर आप इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एफआईआई के स्टेक की बात करता हूं तो एफआईआई ने अपना स्टेक इस कंपनी के अंदर पिछले कुछ टाइम में बढ़ाया है। दोस्तों जून क्वार्टर के एंड में एफआईआई के पास इस कंपनी के अंदर 0% स्टेक था, लेकिन सितंबर क्वार्टर के अंदर एंड में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि एफआईआई ने अपने स्टेक को 0% से 5% कर लिया, जिसके चलते ये कंपनी हमारी लिस्ट में आ गई कि जिसमें रिसेंट के टाइम में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहां पे सबसे ज्यादा स्टेक बढ़ाया है एफआईआई ने। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट की लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो एक साल पहले तक इसका शेयर प्राइस 75 में 80 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, जो करंटली 35 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 277 करोड़ का है, जो इसको एक स्मॉल कैप कंपनी बना देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 3 का है। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी का टॉप लाइन ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी के अंदर डेट लेवल काफी ज्यादा है। मतलब कि डेट लेवल ज्यादा की अगर मैं बात करता हूं कि अगर कंपनी पैसा कितना कमाती है उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास डेट कितना ज्यादा है, तो इस कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में काफी बड़ा अमाउंट इनका इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाता है, जिसके चलते इनका प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं एफआईआई के स्टेक की, तो दोस्तों सितंबर क्वार्टर के एंड में एफआईआई के पास इस कंपनी का 13.14% के आसपास का स्टेक था, जिसको इन्होंने 4.5% से बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब कि जून क्वार्टर के एंड में इस कंपनी का जो स्टेक था एफआईआई के पास वो 8 से 9% के आसपास था, जो अभी करंटली बढ़ के 13% के आसपास जा चुका है। तो दोस्तों ये तो लिस्ट हुई कि कौन सी कंपनीज में एफआईआई ने सबसे ज्यादा बाइंग की। अब हम बात करना चाहेंगे वो 5 कंपनीज की जहां पे एफआईआई ने अपने स्टेक को काफी ज्यादा कम किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों सबसे पहली कंपनी जो इस लिस्ट में निकल के आती है उसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एक साल पहले तक 220 रुपीज के आसपास था, जो लगातार बढ़ना स्टार्ट होता है और एक टाइम पे 821 रुपीज को टच करता है। मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन उसके बाद एक हिल का पैटर्न बना के लगातार नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है और 821 से नीचे आता था लगातार अभी 500 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है इस कंपनी के अंदर कि इसका जो सर्किट लिमिट है वो सिर्फ 2% का है। मतलब अगर 2% नीचे जाएगा ये शेयर एक दिन में तो वहां पे ट्रेडिंग रुक जाएगी, आप इस शेयर को सेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम एफआईआई के स्टेक की बात करते हैं तो जून क्वार्टर के एंड में एफआईआई के पास इस कंपनी का ऑलमोस्ट 18% ओनरशिप था, जो करंटली कम होकर 9.5% के आसपास हो गया है। मतलब कि 9% के आसपास का स्टेक कम किया है एफआईआई ने इस कंपनी के अंदर।
दोस्तों इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करते हो तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1100 करोड़ के आसपास का है और इस कंपनी का जून क्वार्टर बहुत अच्छा आया था, जिसके बाद ये कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर को गया था। अगर मैं आपको यहाँ पे एक नंबर बताने का ट्राई करता हूं तो जून क्वार्टर ऑफ 2019 में इस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ था, जो जून क्वार्टर ऑफ 2020 में बढ़ के हो जाता है 16 करोड़। मतलब कि यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाता है इस कंपनी का प्रॉफिट, जिसके बाद इसका शेयर प्राइस लगातार ऊपर को गया था। अगर हम डेट की बात करते हो तो कंपनी के पास डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि एफआईआईज ने यहाँ पे स्टेक सेल किया है। डेट इज अ फैक्ट जो हम आपको बताना चाहते थे। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट की सेकंड कंपनी की, जिसका नाम है साइंट लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी के अंदर एफआईआईज के स्टेक की बात करता हूं तो जून क्वार्टर के एंड में इस कंपनी का ऑलमोस्ट 42 to 43% ओनरशिप एफआईआईज के पास थी, जो करंटली कम होके हो गई है ऑलमोस्ट 33%। मतलब कि यहां पे उन्होंने अपने स्टेक को 9% के आसपास से कम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों ये कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकल के आती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4400 करोड़ के आसपास का है। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 12 का है, जो इसके पीयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। दोस्तों इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी के बारे में यह है कि कंपनी का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। कंपनी अगर अच्छी इनकम बनाती है तो उसमें से एक अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों बात करते हैं तीसरी कंपनी की, जिसका नाम है एसएच केलकर कंपनी लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी फ्रेग्रेंसेस के एक्सपोर्ट का काम करती है। दोस्तों अगर मैं जून क्वार्टर के एंड की बात करता हूं तो इस कंपनी के अंदर एफआईआईज का ऑलमोस्ट 17% का स्टेक था, जो करंटली कम होके हो गया है 10% से नीचे। मतलब कि यहाँ पे एफआईआईज ने अपने स्टेक को 7.7% से कम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़ का है और कंपनी की पी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की पी रेशियो 20 के आसपास की है। दोस्तों अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है हमें पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज देखते हो तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को, अपनी ओनरशिप को इस कंपनी के अंदर इंक्रीज किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, जिसका नाम है डीसीबी बैंक। दोस्तों डीसीबी बैंक एक काफी फेवरेट बैंक हुआ करता था म्यूचुअल फंड्स का और इसके अलावा एफआईआईज का, लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर डीसीबी बैंक ने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद काफी म्यूचुअल फंड्स ने भी और इसके अलावा एफआईआईज ने भी अपने स्टेक को कट किया था इस बैंक के अंदर। अगर मैं जून क्वार्टर के एंड की बात करता हूं तो एफआईआईज के पास डीसीबी बैंक का 22% ओनरशिप था, जो अभी कम होकर 15% हो गया है। मतलब कि इन्होंने अपने ओनरशिप को 7% से कट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों डीसीबी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2400 करोड़ के आसपास का है और पिछले एक साल के अंदर ही इस बैंक का शेयर प्राइस 180-190 रुपीज से कम होके करंटली 78 और 80 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लिस्ट की लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। दोस्तों साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के अंदर एफआईआईज का जून क्वार्टर के एंड में ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा का स्टेक था, जो करंटली कम होके 8.7% के आसपास हो गया है। मतलब कि एफआईआईज ने यहाँ पे इस कंपनी के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने स्टेक को 7% से ज्यादा से कट किया है। दोस्तों साउथ इंडियन बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1200 करोड़ के आसपास का है और इस कंपनी का शेयर प्राइस 7 रुपए के आसपास का है। मतलब कि 10 रुपए से नीचे ट्रेड करता है और आज से एक साल पहले भी इसका शेयर प्राइस 10 रुपए पे ही ट्रेड करता था। तो दोस्तों ये तो थी आज की लिस्ट, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। हमने कंपनीज चूज की थी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कहां पे कितना स्टेक कम हुआ है और कितना कहां पे स्टेक ज्यादा हुआ है, और बहुत से ऐसे नाम होंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन था। हम कहीं पे भी आपको ये नहीं बताना चाहते कि कौन से स्टॉक आपको बाय करना चाहिए, कौन से स्टॉक आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक पैरामीटर हो सकता है एनालिसिस करने का कि कौन सी कंपनीज कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, अपने रिस्क के हिसाब से किसी कंपनी को चूज करके लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक शायद आप एक अच्छी रिटर्न नहीं बना पाएंगे। और यही पॉइंट मैं आपको हर वीडियो के बाद समझाना चाहता हूं कि हमारी वीडियोस को आप एक एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें और उसके बाद एक अच्छी रिसर्च करें और खुद से डिसाइड करें कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके लिए अच्छी रहेगी। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करते हैं लास्ट वीडियो के अंदर जो लोगों ने कमेंट करके हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनका हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आप नीचे देख सकते हैं, ये हमने लिया है शिवा श्रीकांत का, जो हमसे पूछ रहे हैं कि इंडिया में तो सिर्फ 3-4 कंपनीज ही ट्रेड होती हैं पैसेंजर सेगमेंट में, तो आपने पिछली वीडियो के अंदर बाकी कंपनीज के बारे में बात क्यों की जो यहाँ पे ट्रेड नहीं होती।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उस वीडियो में उस कंपनीज के बारे में बात इसलिए किया था, जैसे कि किया मोटर्स के बारे में, क्योंकि अगर कोई कंपनी ट्रेड होती है जिसके बारे में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, एनालिसिस करने के बारे में सोचते हैं किसी एक इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर वहां पे कोई नए प्लेयर्स आ रहे हैं और आके एक अच्छा मार्केट कैप्चर कर रहे हैं और उनका मार्केट शेयर ले रहे हैं, तो जो कंपनीज लिस्ट हुई हैं और जो कंपनीज ट्रेड करती हैं और उनके पास कितना मार्केट शेयर है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली असर पड़ेगा। क्योंकि अगर जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है, उस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से नए प्लेयर्स आ रहे हैं, और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो कौन कौन सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट से कौन सी एग्जिस्टिंग कंपनी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा या कौन सी एग्जिस्टिंग कंपनी का मार्केट शेयर कम होगा। जब तक आप वो एक चीज को एक होलिस्टिक वे में नहीं समझेंगे तब तक शायद आप एक अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमने ऐसी कंपनीज को भी इंक्लूड किया था जो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं होती। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा था देवऋषि जोशी ने कि यहाँ पे होंडा और हुंडई के शेयर्स हमें क्यों नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में लिस्ट नहीं हुई हैं और इंडिया के स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं करती हैं, जिसके चलते आप इनके शेयर्स के बारे में सर्च नहीं कर पाते और ना ही आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे आने वाली वीडियोस में भी आप ऐसे कमेंट करते रहे और मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को पिक करके उसके ऊपर डिस्कशन करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस डालते हैं जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।